शाम का वक्त था। पूरी तरीके से अंधेरा भी नहीं हुआ था। शहर के बाहर बनी पुरानी कॉलोनी से एक डिलीवरी बॉय बड़ी तेजी से अपनी साइकिल से गुजर रहा था। तभी एक घर के बाहर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी, जो किसी से मदद की गुहार लगा रही थी। फूड डिलीवरी बॉय वहां रुका और देखने लगा कि आखिर ये कौन बच्चा है जो इतनी जोर से रो रहा है। डिलीवरी बॉय ने देखा कि एक तरफ बने एक पुराने मकान से उस बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। उसने जब बाहर से झांक कर देखा तो घर के दरवाजे पर उसे एक छोटी बच्ची नजर आई। वह बच्ची लगातार रो रही थी और उसे अपनी तरफ बुला रही थी। उसने देखा उस घर में उसे कहीं कोई नजर नहीं आया, बल्कि आसपास के घर भी बिल्कुल खाली और अंधेरे में डूबे हुए थे। उसे हैरानी हुई और उसने सोचा कि बच्ची जरूर किसी मुसीबत में है, और वो डिलीवरी बॉय बच्चे की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही घर के दरवाजे पर गया, वो बच्ची घर के भीतर भागी। डिलीवरी बॉय थोड़ा चौंक गया और डरते हुए घर के अंदर जाने लगा। वो जैसे ही घर के भीतर गया, घर का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। अगले दिन दो दोस्त राघव और जॉय एक कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनका तीसरा दोस्त रिकी भागता हुआ बाहर से आया और न्यूज़पेपर दिखाता हुआ बोला, ये देख, उस घर के बाहर से एक आदमी आज फिर गायब हुआ है। बाकी दोनों ने देखा तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि डिलीवरी बॉय अपने घर पर नहीं पहुंचा। उसके परिवार वालों ने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस ने ढूंढा तो उसकी साइकिल और सारा सामान उसी पुरानी घर के बाहर मिला, लेकिन उस आदमी का कहीं कोई पता नहीं था। डिलीवरी बॉय की वारदात पढ़ने के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वे उस घर में जाकर देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से उस घर के आसपास लोगों के गायब होने की खबर आने लगी थी। उसके बाद बहुत से लोग कॉलोनी छोड़कर चले गए, क्योंकि सबका मानना था उस घर में आत्माओं का बसेरा है। अपनी प्लानिंग करने के बाद ये तीनों शाम से पहले ही उस घर के पास पहुंच गए, लेकिन वहां एक पुलिस वाला था जो गश्त लगाए था। उसने इन तीनों को यहां से चले जाने के लिए कहा, क्योंकि इस जगह पर खतरा था। उस वक्त वे तीनों वहां से चले गए, लेकिन राघव ने कहा, हम यहीं आसपास नजर रखेंगे और जैसे ही पुलिस इधर उधर होगी हम घर में घुस जाएंगे। अगर इस घर की मिस्ट्री का पता चल गया तो हम तीनों का बहुत बड़ा नाम होगा। हाँ, वैसे भी अभी तक हमारे हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे हम फेमस हो पाते। इस कॉलोनी में जो कुछ वारदातें हो रही है, इसकी मिस्ट्री हम सुलझाते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक झटके में हम तीनों फेमस हो जाएंगे। तीनों वहीं इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद ही जब वो पुलिस वाला वॉशरूम के लिए एक कोने में गया, वे तीनों पुलिस से छुपते छुपाते उस घर में पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे उन्हें डर लगे, और जॉय ने कहा, रिकी, तू ऐसे ही बेमतलब की चीजों को इतना तूल दे रहा है। इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं है। आज की रात हम तीनों यहीं रुकेंगे और क्या सच्चाई है ये मालूम करके रहेंगे। शाम तक जो घर बिल्कुल सामान्य लग रहा था, अंधेरा होने पर वो बड़ा ही भयानक और मनहूस लग रहा था। उस घर में बिजली भी नहीं थी, मगर ये तीनों पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके साथ लाए गए टॉर्च लाइट जलाकर और कहीं कहीं मोमबत्ती जलाकर तीनों ही बीच हॉल में बैठ चुके थे। बैठे बैठे काफी वक्त गुजर गया। इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ रुकना टाइम वेस्ट है यार। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर यहाँ आए हैं तो इस तरीके से नहीं जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ आज की रात गुजारेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करके हम अपना नाम कमा सकते हैं। राघव के प्लान पर बाकी दोनों सहमत नजर आ रहे थे। इतने में उन लोगों को किचन से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर तीनों ही थम गए। राघव, जॉय और रिकी एक साथ उठकर खड़े हुए। वे धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़ने लगे। जब उन्होंने किचन में जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि किचन में तरह तरह का सामान भरा हुआ था और बहुत सारा खाना भी बना हुआ था। राघव ने खाने के एक बर्तन को हाथ में लिया और बोला, यह सब कुछ तो बिल्कुल फ्रेश है, जैसे अभी अभी बना हो, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। राघव के हाथ में पड़े पड़े ही वह खाना धीरे धीरे सड़ने लगा और उन खानों में कीड़े नजर आने लगे। देखते ही देखते वहां मौजूद सभी खाने सड़ गए और वहां बदबू फैलने लगी। वे तीनों अपना नाक बंद कर अभी किचन में खड़े ही थे कि बाहर टीवी के चलने की आवाज सुनाई दी। जॉय ने कहा, जब लाइट ही नहीं है तो टीवी कैसे चल सकता है। वे तीनों वापस हॉल की तरफ आए। हॉल में आए तो देखा कि वाकई में टीवी चल रहा था और टीवी के सामने एक कुर्सी थी जो हिल रही थी। राघव और जॉय ने एक दूसरे की तरफ देखा तो दोनों की आंखों में डर नजर आ रहा था। राघव ने डरते हुए पूछा, कौन है यहाँ?
राघव के पूछते ही टीवी एकदम से बंद हुआ और आवाज के साथ टीवी ब्लॉक हो गया। राघव और जॉय दोनों ही चिल्ला पड़े। सब कुछ शांत होने के बाद उन्होंने देखा उनके साथ रिक्की नहीं था। राघव ने हैरानी से चारों तरफ देखकर रिक्की को आवाज लगाई, रिक्की, रिक्की, तुम कहाँ हो? लेकिन उसका कोई आवाज नहीं आया। राघव ने जॉय से कहा, एक काम करते हैं, तुम रिक्की को नीचे ढूंढो और मैं उसे ऊपर की तरफ जाकर देखता हूं। जॉय को डर तो लग रहा था, लेकिन उसे रिक्की को ढूंढना था, तो राघव से अलग होने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों ने एक एक टॉर्च ले ली और अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगे। राघव एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ ऊपर बढ़ रहा था। आज बहुत बुरे फंस गए यार। और फिर अपने आप को समझाने की कोशिश करता कि घोस्ट हंटर बने हैं, इन सब चीजों से डरने से काम नहीं चलेगा। राघव जैसे ही ऊपर गया उसने देखा सामने वाला कमरा खुला था और उस कमरे में रोशनी आ रही थी। साथ ही साथ उस कमरे में वैसे ही गुनगुनाने की आवाज आ रही थी जैसे थोड़ी देर पहले किचन से आ रही थी। राघव डरते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ रहा था। राघव जैसे ही उस कमरे के दरवाजे पर गया उसने देखा पूरा कमरा खिलौने से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई 7-8 साल के बच्चे का कमरा है। वहां जमीन पर कलर्स बिखरे हुए थे। कलर पेंटिंग हुई कई सारी कागज थी जिन पर बहुत अलग अलग चित्र बने हुए थे। दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी बच्चे ने यह पेंटिंग बनाया है। वो पेंटिंग बहुत ही भयानक थी। किसी में आधा फटा हुआ सर था, किसी में सर कटी लाश थी, किसी में सिर्फ यूं ही लाल रंग के पेंट से खून के ड्रॉप्स बने हुए थे। राघव की नजर एक पेंटिंग पर जाकर थम गई। पेंटिंग में एक कांच की बोतल थी। बोतल में एक आदमी को बंद दिखाया था जो उस बोतल से निकलने की कोशिश कर रहा था। राघव उस पेंटिंग को देख ही रहा था तो उसे लगा जैसे उसके पीछे से कोई गया हो। राघव ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, कमरे में अंधेरा छा गया और नीचे से जॉय के चीखने की आवाज आई। राघव नीचे की तरफ भागा। नीचे आकर उसने देखा हॉल में जहां ये लोग खाना खा रहे थे वहां बैठकर रिक्की बड़े आराम से खाना खा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देखकर राघव के कदम जहां थे वहीं थम गए और उसने देखा जॉय कहीं नहीं था। राघव ने गुस्से से पूछा, ये क्या मजाक है? तुम कहां थे और जॉय कहां है? लेकिन रिक्की ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खाना खाता रहा। अंत में राघव ने रिक्की का कंधा जोर से हिलाते हुए पूछा तो रिक्की ने राघव की तरफ लटकर देखा। रिक्की को देखते ही राघव पीछे हटा और पीछे खिसकने लगा क्योंकि रिक्की की आंखें बिल्कुल सफेद थी। उसके सर से खून बह रहा था और उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे इस पर कोई सफेद रंग चढ़ा दिया गया हो। इसका साफ मतलब था कि रिक्की तो था लेकिन अब जिंदा नहीं था। आपको क्या लगता है, क्या राघव और जॉय सही सलामत वहां से वापस आएंगे? आखिर क्या है उस घर और पेंटिंग का राज? अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। और हाँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही दिल दहला देने वाली कहानी में। तब तक याद रखें, डरना जरूरी है। पुष्पा एक बला खूबसूरत हिरनी सी आंखों वाली, रेशम सी बालों वाली, गुलाब की पंखुड़ियों के होठ सी धरती पर उतरी एक अप्सरा थी। पुष्पा गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। पुष्पा की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी था। उसकी जैसी खूबसूरत लड़की कहीं नहीं थी। पर पुष्पा के पिताजी बहुत गरीब थे, इसलिए पुष्पा का साथ तो हर कोई चाहता था, पर उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था। पुष्पा के पिताजी पुष्पा की शादी के लिए बहुत चिंतित रहते थे। कुछ दिनों बाद पुष्पा के पिताजी पुष्पा की शादी एक दूर गांव में कुमार नाम के लड़के से कर देते हैं। पुष्पा के इस गांव में आते ही गांव के सारे मर्दों की नजर पुष्पा के चमकते बदन पर पड़ती है। और पड़े भी क्यों ना, पुष्पा की खूबसूरती के आगे गांव के फूल भी शर्मा रहे थे। पुष्पा को देखकर गांव का एक आदमी कहता है, कुमार बाबू, बड़ा चमकता सोना लाए हो। इस सोने से थोड़ा हमें भी चमकाना, भूल ना जाना। पुष्पा को ये बात जरा पसंद ना आई, पर वो इस गांव में आज ही आई थी तो उसने चुप रहना ही उचित समझा। पुष्पा दिन भर घर का काम करती, कभी पानी लाना, खाना बनाना, इन सब में उसका दिन बीत जाता था। शादी के कुछ दिन बीत गए। अब कुमार थोड़ा परेशान परेशान रहने लगा। क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ आप आजकल बहुत परेशान दिख रहे हैं। कुछ भी तो नहीं। कहाँ परेशान? ठीक है। फिर कुछ दिन और बीत गए।
और एक दिन कुमार पुष्पा से आकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है पुष्पा। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? वो बोलो भी अब। मैंने तुमसे ये बात छुपाई, पर अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं। पुष्पा, इस गांव में एक रीत सदियों से चली आ रही है, और जो इस रीत को नहीं मानता उसको मौत की सजा सुनाई जाती है। ऐसी भी क्या रीत है, बताओ जरा। नगर वधू। क्या? हाँ पुष्पा, नगर वधू। इस गांव में जो भी नई दुल्हन आती है उसे गांव में 1 महीने के लिए नगर वधू बनना पड़ता है। फिर गांव के मर्द उस वधू के साथ संबंध बनाते हैं। ये रीत इसलिए चली आ रही है ताकि गांव बुरी शक्तियों से बचा रहे। इस रीत को हर नई वधू मानती है, और नहीं मानती है तो पूरे परिवार को मौत की सजा दी जाती है। मैं ये बात तुमको कब से बताने वाला था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पर अब ये रीत तुमको पूरी करनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी। मैं मर जाऊंगी पर ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी। पर पुष्पा, फिर हमारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। जो भी हो, मैं ये रीत कभी पूरी नहीं करूंगी, और मैं इस रीत के खिलाफ लड़ूंगी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि पुष्पा नगर वधू नहीं बनना चाहती। एक दिन गांव में सभा बुलाई जाती है। गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर पुष्पा, कुमार, सबको बुलाया जाता है। क्यों पुष्पा, तुम क्या चाहती हो? हाँ, इस गांव पर बुरी शक्तियों का साया पड़े? हाँ, तुम क्यों इस गांव की सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी खूबसूरती का इतना घमंड है कि तुम्हें इसके सामने हमारी गांव की रीत परंपरा भी छोटी लग रही है? नहीं, मुझे अपनी खूबसूरती का घमंड नहीं है, पर मैं ये वाहियात रीत पूरी नहीं करूंगी, और मैं नगर वधू कभी नहीं बनूंगी। तुम जानती हो ना इस रीत को पूरी नहीं करने वाले का अंजाम क्या होता है? कोई मेरे पति पर हाथ तो लगाए। मेरे पति को मारने से पहले उसको मुझको मारना होगा। मुखिया सभा समाप्त कर देता है। सभी लोग जाने लगते हैं। तभी मुखिया के कान में गांव का एक आदमी भूरा कहता है, जरा देखो तो मालिक, इस फूल ने कैसे कांटे बरसाए हैं। कुछ इंतजाम कीजिए मालिक, वरना ये कमसिन कली एक दिन हमारी जान के गले का फंदा बन जाएगी। मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है। फिर अगली रात को, कुमार, ओ कुमार, जरा घर से बाहर आना तो। कुमार घर से बाहर आता है। क्या हुआ भाई, क्यों इतनी आवाज दे रहे हो? कुमार, तुम्हारे खेत में मैंने कुछ जानवर देखे हैं, तुम्हारी सारी फसल बर्बाद कर देंगे। अरे जाओ, उन्हें भगा कर आओ। कुमार खेत की तरफ चला जाता है। पुष्पा घर पर अकेली थी। इस बात का फायदा उठाकर मुखिया और भूरा दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं। पुष्पा खाना बना रही थी। इतने कोमल कोमल हाथ, और ये सब काम। भूरा की आवाज सुनकर पुष्पा चौंक जाती है। तुम दोनों, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? भला अब घर में घुसने के लिए मुखिया को भी इजाजत लेनी पड़ेगी। क्या लेने आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। जी भरने आए हैं। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मुखिया जी, मैंने कहा था ना, ये लड़की ऐसे नहीं मानने वाली। चलिए, इसका काम तमाम कर ही देते हैं। मुखिया और भूरा पुष्पा को अपने हाथों से दबोच लेते हैं। मुखिया और भूरा दोनों पुष्पा के साथ संबंध बनाते हैं। पुष्पा चीखती है, चिल्लाती है, मगर उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। मुखिया और भूरा दोनों चाकू से पुष्पा का गला रेत कर मार देते हैं और घर को आग लगा देते हैं। कुमार आकर देखता है तो उसका घर आग में लिपटा होता है। गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत देर हो चुकी थी। पूरा घर जलकर खाक हो जाता है। पुष्पा, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती पुष्पा। देखा गांव वालों, इसने नगर वधू बनने से इनकार कर दिया था, और आज इन बुरी शक्तियों ने इसके साथ क्या हश्र किया। गांव की रीत सदियों से चलती आई है और चलती रहेगी। इस हादसे के दूसरे दिन बाद ही कुमार गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ साल बाद गांव का ही एक लड़का नई शादी करके वधू को अपने गांव लाता है। वह लड़की भी कम खूबसूरत नहीं थी। उसको देखकर मुखिया और भूरा आहें भरने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद उस लड़की का भी नगर वधू वाली रीत पूरी करने का दिन आ जाता है। गांव का मुखिया होने की वजह से
उस लड़की को सबसे पहले मुखिया के यहाँ रात गुजारना था। उस रात वो लड़की घूंघट लिए दुल्हन की तरह सज कर बैठी हुई थी। बिस्तरों पर फूल बिछे हुए थे। मुखिया भी उस लड़की के साथ रात गुजारने को बेताब था। मुखिया उस लड़की के पास आता है और कहता है, तुम्हारी तरह एक लड़की इस गांव में पहले भी आई थी, पर वो नगर वधू बनने को राजी नहीं हुई। पर तुम समझदार हो अच्छा हुआ तुम मान गई, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होता जो उसका हुआ। ऐसा कहकर मुखिया उस लड़की का घूंघट उठाता है। घूंघट उठाते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि अब उस लड़की का चेहरा चुड़ैल में बदल चुका था। लाल आंखें, लंबे नाखून, बड़ी बड़ी दांत और गले से बहता खून। कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से। भूल गया इतनी जल्दी? मैं हूँ पुष्पा। क्या पुष्पा? और तुम तो? हाँ, तुमने मुझे बड़ी बेरहमी से मार डाला था। अब तुम्हारी बारी है। मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई थी। तुम कहो तो मैं नगर वधू वाली रीत भी बंद करवा दूंगा, मुझे माफ कर दो। ये सब पहले सोचना था मुखिया। अब वक्त बीत गया है। अब तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। ऐसा कहकर चुड़ैल मुखिया को उठाकर सामने वाले शीशे पर फेंक देती है और शीशा डूब कर बिखर जाता है। शीशे के कुछ टुकड़े मुखिया की शक्ल में चुभ जाते हैं। चुड़ैल अपनी साड़ी से मुखिया का गला दबाने लगती है। मुखिया तड़पने लगता है। चुड़ैल साड़ी का फंदा कसती जाती है और आखिर मुखिया दम तोड़ देता है। मुखिया के कमरे के बाहर ही भूरा बैठा हुआ था। वह शोर शराबा सुनकर बाहर से आवाज लगाता है, क्या हुआ मुखिया जी? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे बाहर तक हल्ला हो रहा है। तभी अंदर से एक मनमोहक आवाज आती है, मुखिया जी तो सो गए हैं, मैं जगी हुई हूँ। आप दरवाजा खोलकर अंदर आ जाइए। भूरा बहुत जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जाते ही फट से दरवाजा बंद कर देता है। अरे कहाँ हो तुम? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? वो मनमोहक आवाज कर्कश आवाज में बदल चुकी थी। मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जरा पीछे तो देखो। भूरा पीछे देखता है और देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। मुझे भूले तो नहीं, मैं पुष्पा हूँ। मुखिया जी ऊपर चले गए हैं और तुम्हें भी बड़े जोरों से ऊपर बुला रहे हैं। नहीं, मुझे मत मारना। मैंने तो सब मुखिया के कहने पर किया था। मुझे छोड़ दो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाता। इतने में चुड़ैल अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन पर जोर से काट देती है। भूरा दर्द से तड़पने लगता है। इसके बाद चुड़ैल उसे और कहती है, मेरे बदन को भी ऐसे ही नोच नोच कर खाया था ना तुम लोगों ने। मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पुष्पा एक चाबी उठाती है और मुखिया की लाश को गांव के चौराहे पर टांग देती है और दीवार